हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ब्रेंजिम एकेडमी। तो फ्रेंड, आज हम लोग एसएससी, सीएचएसएल और आरआरसी ग्रुप डी के लिए कुछ प्रैक्टिस सेट करेंगे जो कि टीसीएस द्वारा हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ओके, तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 शुरू करेंगे। इसमें हम लोग ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो टीसीएस के द्वारा हाल ही में एग्ज़ाम में पूछा गया है। ओके, तो जैसे देखिए, अभी आपको एसएससी या रेलवे या बैंकिंग का कोई भी एग्ज़ाम हो, वो कौन कंडक्ट कराता है? टीसीएस ही कंडक्ट कराता है। ओके, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि टीसीएस के द्वारा लिया गया एग्ज़ाम का मैथ का क्वेश्चन उठाएंगे जो हाल ही के एग्ज़ाम में जैसे 2021, 22 और 2019 और 20 का हो। ओके, तो चलिए आज शुरू करते हैं। जो लोग एसएससी, सीएचएसएल और आरआरसी ग्रुप डी का फॉर्म भरे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और क्वेश्चन सारे के सारे यहीं से आएंगे। ओके, हो सकता है कि डाटा आपको इधर उधर कर दे, बट क्वेश्चन का जो कंसेप्ट होगा वो सेम यही होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग करेंगे मैथ का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और नए नए कंसेप्ट पे आधारित, नए नए पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन को करेंगे जो कि टीसीएस द्वारा आजकल पूछा जा रहा है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आप अच्छे से करना और इस टाइप का क्वेश्चन आना ही आना है आपको एग्जाम में। ठीक है, ओके, तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 60 है और उनके महत्तम समवर्धक और लघुत्तम समवर्धक क्रमशः 12 और 72 है। ओके, तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा? ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है कि दो संख्या है जिनका योग 7 है ना, तो मान लेंगे कि पहली संख्या क्या है? a है और दूसरी संख्या b है। ओके, और इनका योगफल कितना दे रखा है, यानी कि a + b = 60 दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ओके, अब क्या बोला है कि इनका एलसीएम और एचसीएफ ना, तो एलसीएम कितना दे रखा है? एलसीएम जो है वो है 12 और एचसीएफ जो है वो आपको दे रखा है 72। ओके, अब हमसे क्या पूछा है कि इन दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम का योग निकालिए ना। व्युत्क्रम का योग देखिए, जैसे दो संख्या a और b है तो इनका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/a और 1/b इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। अब हमको व्युत्क्रम का योग निकालना है ना, यानी कि इसका योगफल निकालना है। ओके, अब देखिए, चलिए अब क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे a × b आएगा, इसका एलसीएम a × b। ओके, a भी डायरेक्ट लिख सकते हैं और यहाँ पे आ जाएगा b + a। ओके, तो देखिए a + b हो या b + a हो, बात सेम है ना, b + a हो बात सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम a + b या b + a के जगह पे क्या लिख सकते हैं? a + b = 60 तो ऑलरेडी दे चुका है ना, तो a + b के जगह पे हम 60 लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 60 अपन a × b ना, तो a × b के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? देखिए एक फॉर्मूला होता है कि अगर आपके दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दोनों दे रखा है तो क्या करते हैं? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू, ये एचसीएफ और एलसीएम का फॉर्मूला होता है। ओके, इक्वल टू कितना होता है? एलसीएम × एचसीएफ। ओके, तो ये फार्मूला आपने एलसीएम और एचसीएफ जब पढ़ा होगा तो आपको बताया गया होगा। ठीक है, तो देखिए a × b के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? a × b के जगह पे एलसीएम × एचसीएफ, तो एलसीएम कितना है? 12 और एचसीएफ कितना है? 72। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 12 × 72। ओके, अब देखिए यहाँ से इसको कैंसिल करा देंगे, 5 टाइम्स में कैंसिल होगा, ये आपका आंसर आ गया 15/72, ये आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए और अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ sin θ = 3/√34 एंड cos θ = 5/√34, देन फाइंड 1 + tan θ upon 1 - cot θ। ओके, तो हमको sin θ और cos θ का मान दे रखा है, क्या निकालना है? 1 + tan θ / 1 - cot θ। ये क्वेश्चन आपको एनटीपीसी 2020 से पूछा ना, 28/12/2020 को। ठीक है, एनटीपीसी में पूछा गया है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए यहाँ पे sin θ और cos θ दे रखा है, हमको क्या निकालना है? 1 + tan θ और 1 - cot θ। ठीक है, तो सबसे पहले हम tan θ, यहाँ पे देखिए हमको किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी इसको निकालने के लिए?
एक तो tan थीटा की जरूरत पड़ेगी और दूसरा cot थीटा की, ठीक है। और फॉर्मूला हमको पता है कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपन cos थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, tan थीटा को निकाल लेंगे। tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ओके। अब देखिए sin थीटा का मान कितना है, 3/√34, यहाँ से 3/√34 अपॉन cos थीटा का मान कितना है, 5/√34, 5/√34। अब इसको सॉल्व कर देंगे, कितना आएगा, देखिए √34 से √34 कट जाएगा, यानी कि 3/5 आ जाएगा, तो 3/5 हो गया tan थीटा का मान, ओके। अब क्या करेंगे, हमको cot थीटा की जरूरत पड़ेगी, तो cot थीटा निकाल लेंगे। सेम cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा बट्टा sin थीटा, ओके। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू लिखो, ये sin थीटा का वैल्यू लिखो और यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू लिखो। यहाँ पे भी आपको ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू लिखकर हम लोग बना सकते हैं ना, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास उतना समय नहीं होता है ताकि हम फार्मूला भी लिखें और उसका वैल्यू भी पुट करें, फिर उसको सॉल्व भी करें ना, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो ना, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ओके। तो देखिए cos थीटा का मान कितना दे रखा है, 5/√34, 5/√34 अपॉन sin थीटा 3/√34, ओके। अब इसको फिर ये कैंसिल हो जाएगा ना। अच्छा ये कैंसिल कैसे होगा, देखो इसको एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, जिसको साफ बिल्कुल नहीं आता है उसके लिए बता रहा हूँ। यहाँ से 5/√34 इंटू ये वाला पार्ट जब ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा ना, √34 अपॉन क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो देखिए ये ऊपर से और नीचे कट जाएगा ना, क्या बच गया, 5/3, तो यहाँ से 5/3 आ गया आपका, ओके। अब tan थीटा और cot थीटा हमने निकाल लिया, अब क्या निकालना है, 1 + tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा हमको निकालना है। तो इसका मान निकाल देंगे, 1 अपॉन tan थीटा के जगह पे कितना आया है, 3/5, 3/5, फिर 1 - cot थीटा, क्या है cot थीटा 5/3, यानी कि 1 - 5/3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2/5, और इसको 2/5 नहीं, ये 8/5 आएगा, 8/5। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -2/3, ओके। इसको सॉल्व कर दो, 8/5 इंटू -3/2, ओके। ये 2 से 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये इसको गुना कर देंगे -12 और ये /5, यानी कि -12/5 आ जाएगा आपका आंसर। इसमें है क्या, -12/5, ये वाला है ना, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ओके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए मैं बस आपको समझाने के लिए इतना सॉल्यूशन कहिए, 1 से 2 लाइन में भी आ सकता है ना, ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट सॉल्यूशन यहाँ पे हल करो, डायरेक्ट 3/5 मंगाओ, ये मंगाओ और यहाँ से सॉल्व करो, तो आपका आंसर हो जाएगा, ओके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके अगले क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ओके फ्रेंड। तो अगला क्वेश्चन चलिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 7 से विभाजित करने पर शेषफल 6 बचता हो, ओके। तो हमको क्या करना है कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या निकालना है ना। तो 5 अंकों की सबसे पहले तो छोटी से छोटी संख्या क्या होती है वो हम लोग निकालेंगे ना। तो 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 1 पे 40 ना, ये 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या हो गया ना। अब बोला है कि इसको 7 से डिवाइड करने पे शेषफल 6 आना चाहिए ना, यानी कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसको 7 से डिवाइड करने पे भाग देने पे शेषफल 6 आए, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 7 से भाग करेंगे ना। तो इसको 7 से भाग करते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है शेषफल। 7 से भाग करेंगे, 1 टाइम जाएगा 7, 3, फिर 30 आएगा, 4 टाइम्स 28, फिर यहाँ पे 2 आएगा, फिर ये 0, फिर 2 टाइम्स 14, फिर यहाँ पे आ जाएगा 6, फिर ये 0 आएगा 60, फिर 8 टाइम्स में जाएगा 56, ओके। यहाँ से आ गया 4, ठीक है। तो शेषफल क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ओके। देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या होता है 10,000, और 10,000 को अगर मैं 7 से भाग करता हूँ
तो शेषफल कितना आ रहा है 4 आ रहा है ना। यानी कि अगर इसमें से 4 और माइनस कर ले तो शेषफल क्या आएगा 0 आएगा ना। हमको देखिए हमको शेषफल कितना मांगाना है, हमको शेषफल जो चाहिए रिमाइंडर जो चाहिए वो हो जाएगा, वो हमको 6 मंगाना है, 6 मंगाना है। अभी देखिए अभी 1000 है तो शेषफल 4 आ रहा है ना। अगर इसमें 4 में अगर 2 मैं और 2 जोड़ दूं तो क्या आएगा शेषफल 6 आने लगेगा ना। यानी कि 4000 में ना जोड़ करके हम कहाँ जोड़ेंगे 10000 में। अगर 10000 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल 4 आ रहा है ना। अगर इसमें 2 और जोड़ दे तो शेषफल कितना आने लगेगा 6 आने लगेगा ना। तो इसमें 1000 में और 2 जोड़ देंगे, 10000 में और 2 जोड़ देंगे तो 10000 प्लस 2 यानी कि 10000 2 ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो देखिए ये ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लो। इस तरह का क्वेश्चन आते हैं, ये आपको एनटीपीसी से लिए मैं 2020 का एनटीपीसी का क्वेश्चन है, ये भी है एनटीपीसी 2020 का। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हरीश के मासिक वेतन 45,000 में से 1/3 शिक्षा पर और 2/6 भोजन व अन्य आवश्यकताओं पर खर्च होता है। शेष वेतन की वह बचत करता है, बचत की राशि कितनी है। ओके, ठीक है, तो क्वेश्चन में दे रखा है कि हरीश का जो इनकम है ना, जो उसका इनकम है, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। इनकम जो हरीश का है वो है 45,000 रुपये। ओके, 45,000 रुपये हरीश का इनकम है और वो क्या करता है कि वो शिक्षा पे यानी कि एजुकेशन पे वो 1/3 खर्च कर देता है। किसका? अपने मासिक वेतन का 1/3 रुपये। ओके, और भोजन पे यानी कि फूड पे या अन्य सामग्री पे कितना खर्च करता है 2/6। किसका? 45,000 का 2/6 खर्च कर देता है। ओके, तो देखिए सबसे पहले वो उसका टोटल खर्च निकालेंगे ना, टोटल खर्च निकालेंगे और इतना में से घटा देंगे। ठीक है, तो देखिए वो टोटल खर्च कितना कर रहा है, यानी कि उसका एक्सपेंडिचर कितना है, टोटल एक्सपेंडिचर उसका अगर हम निकालें तो 1/3 प्लस ये 2/6 भी कितना आएगा 1/3 ही आएगा ना। तो यहाँ से हो जाएगा 1/3 यानी कि 2/3। ठीक है, यानी कि वो टोटल इनकम का 2/3 खर्च कर देता है। ओके, अब देखिए ये 2/3 का मतलब अगर आपको पता होगा अच्छे से तो ये क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा ना, हमको इधर कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है ना। तो देखिए 2/3 का मतलब होता है कि वो 2 रुपये खर्च कर देता है, कितना में से 3 में से। ठीक है, 2 रुपये खर्च कर देता है 3 में से। 3 ये नीचे दो डिनोमिनेटर में, तो ये होता है हमेशा आपका टोटल होता है और ये होता है रिजल्ट होता है। ठीक है, तो देखिए अगर उसका इनकम 3 रुपये होता तो वो कितना खर्च कर दे रहा है 2 रुपये इसमें से खर्च कर दे रहा है, यानी कि बचा कितना रहा है 1 रुपये की सेविंग कर रहा है, 1 यूनिट बचा रहा है। ठीक है, अब देखिए जबकि टोटल इनकम उसका कितना है 45,000 है ना, तो ये जो 3 यूनिट है, 3 यूनिट आपको 45,000 के बराबर है ना। 3 यूनिट 45,000 के इक्वल है, तो 1 यूनिट कितना का इक्वल होगा 1500 के इक्वल होगा। ओके, अब देखो खर्च कितना कर रहा है 2 यूनिट खर्च कर दे रहा है ना, यानी कि 2 यूनिट वो खर्च करता है, इसका मतलब 1500 को 2 से गुणा कर दो, कितना खर्च कर दे रहा है 3000। ओके, 3000 खर्च कर देता है, सॉरी यहाँ पे 15,000 ना होगा, ये 15,000 होगा और ये यहाँ भी 15,000 होगा इंटू 2 यानी कि 30,000, यानी कि टोटल खर्च कितना करे 30,000। अगर उसका इनकम 4500 रुपये है और वो 30,000 खर्च कर दे रहा है तो बचाएगा कितना 1 यूनिट बचा रहा है। आंसर तो आपका यहीं पे निकल जाएगा। अगर उसका एक्सपेंडिचर निकालना होता तो यहाँ तक हम लोग बनाते हैं, अदरवाइज आंसर यहीं पे हो जाएगा, क्योंकि वो सेविंग कितना कर रहा है 1 यूनिट का, हमको 1 यूनिट का ही वैल्यू चाहिए ना, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 15,000 को। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आप इसको नोट कर लो। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है, यदि 15% की छूट दी जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, बोला है क्वेश्चन कि एक वस्तु का जो लागत मूल्य है वो अंकित मूल्य का 75%। लागत मूल्य को क्या बोलते हैं, लागत मूल्य को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, सीपी। ठीक है, क्रय मूल्य। और
अंकित मूल्य क्या होता है, MRP होता है, जो दाम लिखा होता है ना अंकित, ये अपने से हम कुछ भी अंकित कर सकते हैं ना, यानी कि ये MRP हो जाता है ना। तो लागत मूल्य को CP बोलते हैं और अंकित मूल्य को MRP बोलते हैं, और विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस को SP बोलते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति जो किसी वस्तु को बेचता है, जिस कॉस्ट पे वो बेचता है उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, और जिस कॉस्ट पे खरीदता है कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, और जो वस्तु पे मार्क करता है ना, प्राइस मार्क करता है, उसको MRP बोलते हैं। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को एक बार और अच्छे से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आप अपने से ट्राई करना, ठीक है, अगर ना बने तब जाकर सोल्यूशन देखना। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो उसका लागत मूल्य है यानी कि कॉस्ट प्राइस है, सॉरी कॉस्ट प्राइस वो है, वो अंकित मूल्य यानी कि MRP का 75% है। तो हम सबसे पहले मान लेंगे कि MRP कितना है, फिर से लिखते हैं इसको, यहाँ पे लिखेंगे लेट ना, मान लेंगे MRP बराबर 100 रुपीज़ ना, 100 रुपये, ठीक है। तो जो उसका कॉस्ट प्राइस है MRP का 75% है ना, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा उसका 75% यानी कि 75 रुपये। ओके, अब देखिए, अब हमको क्या बोला है क्वेश्चन में, यदि 15% की छूट दी जाए तो लाभ या हानि निकाले ना। डिस्काउंट देना है कितना की 15% की ना, डिस्काउंट को छूट बोलते हैं ना, डिस्काउंट हमको देना है 15% की। ओके, तो डिस्काउंट कहाँ पे दिया जाता है, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है ना, कॉस्ट प्राइस पे नहीं दिया जाता है। मार्क प्राइस यानी कि जो आर्टिकल पे हम लोग मार्क करते हैं ना प्राइस, कॉस्ट प्राइस मार्क करते हैं, उसी पे हम लोग डिस्काउंट देते हैं ना। तो MRP पे हमेशा डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है। तो MRP 100 है और डिस्काउंट कितना देना है, 15% का डिस्काउंट देना है। यानी कि 15% डिस्काउंट देने के बाद हम उसको बेचेंगे कितना में, यानी कि सेलिंग प्राइस अपना हो जाएगा 100 रुपये की सामान है, हम उसको 15% की डिस्काउंट दे रहे हैं, तो उसको कितना में बेच रहे हैं, 85 रुपये में उसको बेचेंगे। ओके, तो अपना SP आ गया 85, CP आ गया 75 और MRP आ गया 100 रुपये। ओके, अब देखिए, अब यहाँ से क्या होगा, देखिए हमने खरीदा कितना में, 75 रुपये में खरीदा, 100 रुपये उस पर मार्क किया और उसको 15% के डिस्काउंट देकर 85 रुपये में बेच दिया ना। तो देखिए सेलिंग प्राइस 85 है और कॉस्ट प्राइस 75 है, ठीक है। और हमेशा प्रॉफिट और लॉस कहाँ पे होता है, प्रॉफिट और लॉस हमेशा हम लोग CP यानी कि कॉस्ट प्राइस से काउंट करते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे मेरे पास ये मार्कर है ना, ये मार्कर मुझे पता ही नहीं है कि मैं इसको कितना में खरीदा है ना, और इसको मैं 15 रुपये में बेच दिया, ठीक है। इसको मैं 15 रुपये में बेच दिया, यानी कि SP मेरा 15 रुपये है और इसको 15 रुपये में बेच दिया। और आप मुझसे अब पूछोगे आप इसका प्रॉफिट और लॉस बताओ कितना हुआ, तो मैं जानता ही नहीं हूँ कि ये मार्कर मैंने कितना में ली है और इसे को 15 रुपये में बेच दिया, तो हमको कहाँ से पता चलेगा कि ये इस पे मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ओके, तो उसी तरह से अगर वही बोलता है कि मैं इसको 10 रुपये में खरीदा है, बाई किया है और बेचा 15 रुपये में है, तो हम 10 को 15 से कंपेयर करते हैं ना, तो हमको कितना का प्रॉफिट होता है, 5 रुपये की। ओके, तो प्रॉफिट पता करने के लिए सबसे पहले हमको कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है 75 और सेलिंग प्राइस 85 है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, इस 85 में से 75 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 10 आएगा ना, यानी कि 10 रुपये की प्रॉफिट हो रहा है। तो हमको केवल प्रॉफिट नहीं पूछा है, हमसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है ना, तो परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे, देखिए 10 की प्रॉफिट हो रही है, यहाँ पे आप प्रॉफिट परसेंटेज लिख लेना। ओके, प्रॉफिट परसेंटेज यानी कि 10 रुपये की प्रॉफिट हो रही है, कितना पे, 75 पे ना। हमेशा कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट या लॉस को काउंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 75 पे 10 का प्रॉफिट हो रहा है ना, तो 100 पे कितना का होगा, इसको सॉल्व कर देंगे यहाँ पे। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 5 से कट जाएगा 15 टाइम, सॉरी इसको 15 से 5 से काटते हैं और इसको भी 5 से काट देंगे 2 टाइम्स, फिर इसको 5 से काटेंगे 3 टाइम्स और इसको 5 से काटेंगे तो आएगा 20। अब यहाँ से आ गया आपका 40/3, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 13.33%, ये आंसर हो जाएगा आपका। ओके, तो 33 ऑप्शन तो है ही नहीं, ऑप्शन शायद मैंने गलत लिख दिया ना, यहाँ पे 13.33 होगा ना, तो ये ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके।
तो पहले आप इसको अपने से ट्राई करना, ना बने तब जा करके सोल्यूशन देखना। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके फ्रेंड, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दोगुनी है और आयत की परिमाप 48 सेंटीमीटर है ना, आयत का क्षेत्रफल निकाले। ठीक है, बोला है कि एक आयत की लंबाई है वो चौड़ाई से दोगुनी है ना, तो देखिए इसका परिमाप यानी कि पेरीमीटर दे रखा है 48 सेंटीमीटर। ठीक है, और बोला है कि आयत की जो लंबाई है, ये सपोज मान लीजिए ये क्या है, आपकी आयत है ना, रेक्टेंगल है। ठीक है, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है, ये लेंथ और ये ब्रीथ। ठीक है, बोला कि लेंथ दोगुना है किसके, चौड़ाई के ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि जो इसका ब्रीथ है ना, लंबाई है वो x है, तो इसकी लेंथ कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा ना, क्योंकि दोगुना बोला है ना। तो जब ये b को मैं x मान लूँगा, इसको x मान लूँगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि लंबाई चौड़ाई से दोगुना है। ठीक है, और इसका देखिए इसका पेरीमीटर यानी कि परिमाप 48 सेंटीमीटर है। तो हमको क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। ओके, तो देखिए इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल यानी कि एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है L इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई। ओके, तो लंबाई और चौड़ाई पहले हम निकालेंगे। ठीक है, इसका परिमाप का यूज करके। तो परिमाप को कैसे, परिमाप क्या होता है आयत का, यानी कि P बराबर 2 इंटू एल प्लस बी होता है। ओके, तो यहाँ से P यानी कि 48 दे रखा है, 2 इंटू एक्स प्लस 2x। ठीक है, यानी कि ये इधर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 24 इक्वल टू यहाँ पे 3x। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा 8 बार में ना, तो x बराबर आ गया 8 सेंटीमीटर। ओके, x बराबर 8 सेंटीमीटर आ गया। अब b हो, ये हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा, दोगुना है तो ये 16 हो जाएगा। ठीक है, अब लंबाई और चौड़ाई तो पता चल गया, अब इसका एरिया हम निकाल सकते हैं ना। तो एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि 8 इंटू 16 बराबर 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ओके, तो आप इसको नोट करो और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके फ्रेंड, तो अगला क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज के आसन कोणों का अनुपात 3:6 है, समचतुर्भुज का सबसे छोटे कोणों का माप क्या होगा ना। ओके, तो एक समचतुर्भुज का आसन कोणों का अनुपात दे रखा है 3:6। ओके, तो समचतुर्भुज के आसन कोण कितने होते हैं, हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के आसन कोणों का योगफल जो होता है वो 180 होता है। ओके, तो यहाँ से हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, मान लेंगे कि 3x इज टू 6x। ठीक है, इसको 3x मान लेंगे और इसको 6x मान लेंगे। ओके, तो इसका जो योगफल होता है वो 180 होता है ना, तो 3x प्लस 6x इक्वल टू 180। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि किसी समचतुर्भुज के आसन कोणों का योगफल 180 होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 3x और 6x 9x हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। ओके, अब x बराबर कितना हो जाएगा, ये 9 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा ना, 180 डिवाइडेड बाई 9 यानी कि 2 बार में 20 डिग्री आ गया ना। तो x का मान कितना आ गया, 20 डिग्री। तो इसमें से हमको क्या पूछा कि छोटी कोणों की माप निकाले, तो छोटा कोण कौन है, अनुपात 3 वाला, यानी कि 3x जो है वो छोटा कोण है ना। तो यहाँ से हो जाएगा 3x बराबर 3 गुणे 20 बराबर 60 डिग्री। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 60 डिग्री। ओके, तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, ये भी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, पूछा हुआ टीसीएस को 2020 का। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, एक क्लब में महिलाओं की संख्या का अनुपात पुरुषों की संख्या के अनुपात 3:2 है। ओके, यानी कि एक क्लब है जिसमें महिलाओं की संख्या और पुरुषों की संख्या का अनुपात जो है वो 3:2 है ना, यानी कि फीमेल और मेल इनका अनुपात 3:2 दे रखा है। ठीक है, आगे पढ़ते क्वेश्चन। आगे लिखा है, हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई है और अनुपात 5:2 हो गया ना। अब इसके बाद फिर क्या हो रहा है कि 300 महिला शामिल हो जा रही है क्लब में ना, तो 300 महिला क्लब में शामिल हो जा रही है ना।
तो अनुपात कितना हो जा रहा है, 5:2 हो जा रहा है। ओके, आगे पढ़ते हैं। क्लब में अब महिला सदस्यों की संख्या क्या हो गई है ना, यानी कि क्लब में पहले की अपेक्षा अभी जो है वो महिलाओं की संख्या कितनी हो गई है ना, पहले और अभी का मिला करके। तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि देखिए पहले जो अनुपात था महिला का और पुरुष का जो अनुपात था एक क्लब में 3:2 था। ओके, अब क्या हुआ कि हाल ही में 300 महिलाएं और आ गई क्लब में ना, 300 महिलाएं और क्लब में आ गई। ठीक है, तो केवल महिलाएं आई हैं, पुरुष नहीं है ना, यह ध्यान रखना है ना। तो 300 महिलाएं आ गई तो अनुपात 5:2 हो गया ना। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। देखिए क्योंकि पुरुष एक भी नहीं आया ना, तो पुरुष का अनुपात 2 है यहाँ भी और यहाँ भी 2 ही है। ठीक है, तो देखिए 3 से 5 हो जा रहा है, कितना आने के बाद, 300 आने के बाद ना, यानी कि अनुपात 3 था अब 5 हो गया, यानी कितना बढ़ गया, 2 अनुपात बढ़ गया ना। तो ये जो 2 है वो 300 के बराबर है ना, जबकि एक्चुअल में कितना बढ़ा है, 300 बढ़ा है ना। तो 2 यूनिट है वो 300 के बराबर, तो 1 यूनिट कितना के बराबर होगा, 150 के बराबर होगा। ओके, अब देखिए अब अभी प्रेजेंट में महिलाओं की अनुपात कितना है, महिला कितनी है, 5 यूनिट ना। तो 1 यूनिट 150 के बराबर है, तो 5 यूनिट कितने के बराबर होगी, 150 इंटू 5, यानी कि यहाँ से 15 को 150 को 5 से गुना कर दीजिएगा तो आ जाएगा 750, यानी कि अभी महिलाओं की संख्या 750 हो चुकी है। ठीक है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 750। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन, ये भी एनटीपीसी 2020 का क्वेश्चन है। मैं आपको एनटीपीसी 2020 का क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये एनटीपीसी का एग्जाम टीसीएस ने कंडक्ट कराया था और आने वाले एग्जाम एसएससी सीएचएसएल एसएससी का कोई भी एग्जाम हो टीसीएस ही कराएगा और टीसीएस इसी टाइप का क्वेश्चन आपको वहाँ भी पूछेगा ना, भले ही डाटा दूसरा कुछ हो ना, उसमें फीमेल और मेल का अनुपात 5:7, 6:12 ऐसे कुछ कर दे तो, मगर कंसेप्ट जो है क्वेश्चन का सेम यही रहेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कर दीजिए। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू।